Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a final year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन रुक जाता है. एंड इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए जिससे आप अपने सिलेक्शन के पास में पहुँच सको. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट थिंग जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, चेजिंग परफेक्ट टाइम. तो देखो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और कभी ऐसा टाइम नहीं आता जब आपका टाइम टेबल सुबह से आप जो बनाओगे वो एकदम फॉलो ही हो जाएगा. तो अभी से स्टार्ट करो पढ़ना, क्योंकि टाइम धीरे धीरे निकल रहा है. अभी आपके पास पूरा 1 साल है, बट आप स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोचते रहते हैं कि आज से नहीं कल से करेंगे, कल से नहीं परसों से करेंगे, एक टाइम टेबल बना लेंगे तो उसी को फॉलो करेंगे और काफ़ी बार वो फॉलो नहीं हो पाता है, जिस वजह से डिमोटिवेशन हो जाता है. तो आपको परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है. आज से अभी से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो. अगर एकदम से बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करो. सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस. देखो, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. आपने एक बार पेपर दे चुका है तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जितनी जल्दी ये चीज़ समझ जाओगे कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, उतनी जल्दी आप टॉपिक्स को कवर भी करोगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बार अपने सिलेबस को रिव्यू कर लो और उसी के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करो. एंड थर्ड, इम्प्रूव डोंट रीस्टार्ट. इम्प्रूव डोंट रीस्टार्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके हो तो आपको इतना पता है कि क्या आता है सिलेबस में, क्या चीज़ें हैं सिलेबस में. उसके अलावा आपके पास नोट्स वगैरह भी होंगे. ऐसे स्टूडेंट्स जो एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रीवियस ईयर में आपने ऐसी कौन सी गलतियां करी हैं जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. तो उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो और उनको सुधार करो. अब एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने मत बैठो. बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी 12th के जस्ट बाद एग्ज़ाम दिया था, इसलिए कि आपको बस पेपर का पैटर्न पता चल जाए, तो आप बेसिक से स्टार्ट करो. बट ऐसे स्टूडेंट जो पहले से एक बार ड्रॉप ले चुके हैं, स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब आपको दोबारा से नोट्स वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. आप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे गलतियाँ हुई थी जो कि आपको इस बार नहीं करनी है. फोर्थ थिंग, स्टडिंग फेवरेट टॉपिक. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको जो टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं वो सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ते हैं, बाकी के टॉपिक्स पे वो उतना ध्यान नहीं देते हैं. बट ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं होगा कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आए. एग्ज़ाम में तो सारा सिलेबस आएगा, तो इसीलिए आपको सारा सिलेबस पढ़ना है. एक बार सारा सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो जो इम्पॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स पे नहीं जो आपको आते हैं. आई नो जो आपको आते हैं उनमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा, बट जो वीक टॉपिक हैं आपके, उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो. जो आते हैं वो तो आप वैसे भी कर ही लोगे एग्ज़ाम में, तो ये वाली गलती फिर से मत करना कि आपको जो अच्छा लग रहा है, जो टॉपिक्स आपको पसंद आ रहे हैं, आप उन्हीं को बार बार पढ़ रहे हो. नेक्स्ट है नॉट मेकिंग बायो एंड केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स एंड फिजिक्स फार्मूला शीट. देखो, बहुत सारे बच्चों ने ये गलती लास्ट ईयर करी थी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो बैच से पढ़ा था या फिर जैसे भी नोट्स बनाए थे वो फुल चैप्टर्स के नोट्स थे और उसके बाद उन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे. देखो, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो वो लास्ट टाइम में आपके पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे. जब एग्ज़ाम होता है, जैसे मेरा कल एग्ज़ाम है, तो एक दिन में सारा सिलेबस पढ़ना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो हम उसके थ्रू एटलीस्ट हम उसको रिव्यू कर पाएंगे कि चैप्टर के अंदर क्या है. और अगर आप शॉर्ट नोट्स थोड़ा टाइम पहले बना लेते हो तो एग्ज़ाम टाइम पे आप आराम से पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे. एंड स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो फार्मूला शीट प्रिपेयर कर लो. किसी के भरोसे मत रहो कि कोई मुझे देगा तब मैं करूँगा. आप खुद से बनाओगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी. एंड दूसरे, अगर आपको फार्मूला शीट बना के भी देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ से आ गया. अगर आप खुद से प्रिपेयर करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको समझ भी पाओगे एंड रिविज़न में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो आपको बायो और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एंड फिजिक्स की फार्मूला शीट आपको प्रिपेयर करनी है, जिसमें आपको यूनिट और डायमेंशन दोनों चीज़ें लिखनी है. एंड नेक्स्ट है नॉट डूइंग रिवीजन. नॉट डूइंग रिवीजन मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर आप सिर्फ रिमोटली लेक्चर्स देख रहे हो या फिर आप सिर्फ नोट्स बना रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा. आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा. मतलब आप टाइम टू टाइम पढ़ाई भी करो. ऐसा नहीं है आप सिर्फ घंटों तक लेक्चर देख रहे हो या फिर सिर्फ नोट्स बना रहे हो. इससे आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा बट आपको आएगा कुछ नहीं. इसीलिए जब नोट्स बना रहे हो, जब लेक्चर ले रहे हो, तो उसके तुरंत बाद आपको 5 से 10 मिनट देने हैं रिवाइज करने के लिए.
वो आप 5 से 10 मिनट में रिकॉल कर लो कि चैप्टर में क्या क्या है चीज़ें। एंड उसके बाद क्या करना है, एक अलग से टाइम निकालो, लाइक सुबह में आप सिर्फ लेक्चर ले रहे हो तो शाम को कोशिश करो कि जितने आपने लेक्चर्स लिए हैं वो सारे आप एक बार रिवाइज कर पाओ, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे मल्टीपल टाइम्स तो वो आपके माइंड में फीड हो जाएंगे एंड आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एग्जाम टाइम पे, और दोबारा रिवाइज करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ नोट्स बना के रख लोगे तो आपको जब बाद में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपको याद नहीं रहेगा कि कौन से लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था या फिर कैसे किस टॉपिक को समझाया गया था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम से रिवीजन करते रहो। एंड नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, चेंजिंग रिसोर्सेज। अब चेंजिंग रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि आप एक टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, आप एक बैच से नहीं पढ़ रहे हो, आप एक प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ रहे हो, तो ये वाली गलतियां मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा, देखो सारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सारे स्टूडेंट्स का समझने का तरीका अलग होता है। प्लस अगर आप जैसे अभी आपने 2 दिन मान लो विजय सर से पढ़ा, तो आप कोशिश करो अगर आपको उनका नहीं समझ में आ रहा तो आप टीचर चेंज करो। अगर आपको समझ में आ रहा है एंड स्टिल आप आज इनका पढ़ रहे हो, कल उनका पढ़ रहे हो, फिर परसों किसी और टीचर का देख रहे हो, तो ऐसा मत करो। मतलब मैं यहाँ पर्टिकुलरली विजय सर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, क्योंकि जब आप बहुत सारे टीचर्स की बात सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किसको फॉलो करो और किसको फॉलो नहीं करो, और एट लास्ट आपको इतनी कन्फ्यूजन होगी कि आप खुद ही मतलब कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्या मैं करूँ और क्या नहीं करूँ। इसीलिए अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो। अगर एक बैच से पढ़ रहे हो तो उसी पर ट्रस्ट करके आगे पढ़ाई करो। एंड अगर सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे भी कुछ टीचर्स को फॉलो कर लो एंड उन्हीं से पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज इनसे पढ़ रहे हो कल उनसे पढ़ रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी एंड लास्ट में प्रॉब्लम आपको ही होगी। उसके अलावा मेंटर्स की बात करी जाए तो अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, वेल एंड गुड, आप उसको फॉलो करो। अगर आप मेंटर्स लाइक कोई स्टूडेंट नर्स है या फिर कोई स्टूडेंट क्रिएटर है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, तो ठीक है, आप 1 से 2 लोग को फॉलो कर लो, पर उससे ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना है। वही चीज़ है कि सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे मैंने मेरे टाइम पे किसी और तरीके से पढ़ा था, अब कोई और बंदा होगा, उसकी अलग सिचुएशन रही होगी और उसने उसके अकॉर्डिंग पढ़ा होगा। फिर कोई तीसरा बंदा होगा, हो सकता है जिसने नीट के लिए प्रिपेयर किया हो या फिर उसकी बुक्स अलग रही हो। तो आप जब हम तीनों लोगों का सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए सिर्फ 1 या 2 मेंटर रखो जिनकी आप बात मानो और जिनके जो भी वो बता रहे हैं उसी को फॉलो करो। एंड देखो ये चीज़ मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे मेंटर रख लेते हैं, फिर वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब आप बोलोगे कि मैं कैसे मतलब सेलेक्ट करूँ किसी भी मेंटर को, तो ऐसे टीचर्स को फॉलो करो जो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, जिन्हें पहले से एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम में क्या आता है एंड उनको पता है। या फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकते हो जो खुद एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, तो आप उन लोगों को भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं कि मतलब आपको समझ में नहीं आया। आज के टाइम पे आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो खुद इस एग्ज़ाम को दिए हैं एंड अच्छे नंबर से वो क्रैक भी किए हैं, तो आप ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो। उसकी कुछ मिस्टेक्स थी जो आपको नहीं करनी है। अब आपको करना क्या है तो वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट, स्टार्टिंग से आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं, कितना सिलेबस कवर हुआ है, तो आपको ये चीज़ें पता रहेंगी। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से देने हैं। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट में लाइक कि हम कहाँ से दें, हमें नहीं मिल रहा है, तो आप जैसे जितने भी लाइक टीचर्स अपना अपना बैच चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 2 से 4 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। एंड अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे। लास्ट ईयर मैंने मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए थे तो वो मैं आपको फ्री कर दूँगी, बट उसके लिए एक शर्त है, इस वीडियो पे 100+ कमेंट आने चाहिए तभी वो फ्री होगा। बाकी आप लोग को अगर चाहिए तो ज़्यादा नंबर्स में कमेंट करना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट आपने दे लिया, उसके बाद उसको एनालाइज भी करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट दे लेते हैं, उसके बाद उनका काम खत्म। उसके बाद वो नहीं देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा टॉपिक आया था जिसमें जो उन्होंने नहीं पढ़ा था, या फिर वो कभी एनालाइज ही नहीं करते कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, जिससे वो बार बार टेस्ट देते हैं और सेम मिस्टेक्स वो करते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जब आप मॉक टेस्ट एक बार दे दिए हो तो आप देखो कि उसमें कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा टॉपिक ऐसा था जो आपने नहीं पढ़ा था, या फिर कौन सा टॉपिक ऐसा था जो आपने पढ़ा था बट स्टिल वो गलत हो गया। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। उसके साथ साथ आपको एक मिस्टेक कॉपी भी बनानी है। मिस्टेक कॉपी बनाने से क्या होगा, अगर आपने मिस्टेक कॉपी बनाई है तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन या फिर कौन सी चीज़ गलत करी थी, जो कि आप नोट करके रखोगे। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक टेस्ट देने जाओगे तो पहले एक बार उस
नोटबुक को खोल के देखोगे कि उसमें कहाँ गलती आपने करी थी एंड उसको रिवाइज करोगे एंड नेक्स्ट टाइम जब मॉक टेस्ट दोगे तो उससे नंबर भी इम्प्रूव होंगे। और अगर नंबर इम्प्रूव नहीं हो रहे तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, पढ़ते रहते हैं और स्ट्रेस लेते रहते हैं और नंबर भी इम्प्रूव नहीं होते। नेक्स्ट क्या करना है, ज़ीरो सोशल मीडिया। ज़ीरो सोशल मीडिया का मतलब है आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो पढ़ाई के लिए, ठीक है करो। अगर आप थोड़े बहुत शॉर्ट्स देख ले रहे हो, नो इशू, आप देख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं उसको यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो शॉर्ट्स देखने से आपको पता ही है कि हमारा अटेंशन स्पान कम होता है, तो इसलिए आपको शॉर्ट्स नहीं देखने हैं। और रही बात इंस्टाग्राम की, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं यूज़ करते हैं एंड जो यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ स्टॉप कर दो। अगर आप 1 साल इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे टाइम पे मैंने भी नहीं चलाया था, तो आपके हाथ में है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करना है। कोई और नहीं आएगा आपको ये सब लाइक रोकने के लिए या फिर समझाने के लिए, आपके हाथ में है। आप कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हो और छोड़ दोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा अगर बहुत दिक्कत हो रही है कि नहीं मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा काम हो रहा है, तो ठीक है यूज़ कर लो उसको टाइम से। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो फिर डिलीट कर दो, बस यही एक ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ फ्री सजेशन। फ्री सजेशन का मतलब देखो, जब हम ड्रॉप ईयर में होते हैं तो हमको बहुत सारे लोग आते हैं बताने के लिए कि तुम क्यों ही ये तैयारी कर रहे हो, या फिर इससे अच्छा तो वो कर लेते, ये कर लेते, ये भी कोर्स अच्छा है, इसमें क्यों नहीं गए, नर्सिंग ही क्यों करना है तुम्हें। तो इस तरीके के सजेशन से तुम जितना दूर रहोगे उतना फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको भटकाने के लिए आएंगे, इनका और कोई पर्पज़ नहीं है। चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके रिलेटिव हो या फिर आपके खुद के फैमिली मेम्बर हो, दूर रहो। और अगर आपको लग रहा है कि घर में ही बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है तो आप जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वहाँ जाके आराम से बैठ के पढ़ो। बट अपने दिमाग से और अपने सराउंडिंग से ये सारी फालतू की चीज़ें जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हो ज़्यादा बेटर है। आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे और आपका आउटकम भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आपको ये फ्री वाले सजेशन से बिल्कुल दूर रहना है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इग्नोर कर देते हैं एंड काफ़ी बार वो सफ़र करते हैं इस चीज़ के लिए। वो है आपके हेल्थ इश्यूज़ और आपकी स्टडी दोनों को बैलेंस करना। देखो, अब आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको इसको अच्छे से बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ कभी भी किसी को भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ऐसी है कि महीने में 2-4 दिन में बीच बीच में ख़राब होती रहती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो स्टडी शेड्यूल है उसको बैलेंस करो, क्योंकि आप जितना जल्दी इसके साथ लाइक कोप अप कर लोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। 1-2 दिन अगर हम बीमार होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर हम बीच बीच में बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो उससे हमारी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। तो आप देखो कि आप कैसे उन आवर्स को बैलेंस कर सकते हो जो आपके बीमारी में ख़राब हो रहे हैं। ओवरऑल मेरा कहने का यही मतलब है कि ये आपकी पढ़ाई है, तो आप सोचो कि आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हो। कोई और नहीं करेगा, आपको अपने लिए करना ही पड़ेगा। एंड बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनके मे बी पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, या फिर घर में बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके। तो इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को और अपने उस सराउंडिंग में या तो खुद को लाइक वहाँ पे एडजस्ट कर लो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप जितने शांत मन से पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ पाओगे। सो आई होप ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अगर इस वीडियो में बताएगी कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। जो लोग यूज़ करते हैं, जो लोग नहीं करते तो आप लोग मुझे यहाँ पे भी बता सकते हो यूट्यूब पे। पर अगर किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए रिप्लाई देने में, बट आई विल श्योरली रिप्लाई। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। एंड हाँ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। दूसरे के पढ़ने से, दूसरे के कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा। और जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।